नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात एमपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी सीईसी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है और ऐलान अब बहुत जल्द होगा। जल्द एमपी बीजेपी की लिस्ट जारी होगी। पीएम मोदी के साथ मंथन हुआ है दिग्गजों का। 92 सीट पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। जल्द अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई है। पीएम मोदी, सीएम शिवराज शामिल हुए हैं। वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज भोपाल के लिए अब रवाना हो चुके हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिग्गजों के साथ दिल्ली में बैठक हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हुई है और अब कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जल्द लिस्ट आ सकती है। हालांकि कब आएगी इसका इंतजार सभी को है, पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत जल्द ही जो है लिस्ट जारी हो सकती है। तो लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। सीईसी की बैठक हुई है और कितनी खास, कितनी अहम ये बैठक रही, सहयोगी हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है, कितनी खास रही, कितनी क्या इस बैठक को आखिर किस तरह से देखा जाए? क्या हम माने कि बहुत जल्द अब जो है प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, कभी भी बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है और उसमें 94 के करीब 94 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। आज जो सीईसी की बैठक हुई है उसमें हर एक सीट पर, जो बाकी बची सीटें हैं उन पर सिंगल नाम तय करने को लेकर सहमति बन गई है। कुछ सीटों को लेकर जो सहमति नहीं बन पा रही थी उन पर भी एक राय बनाने की कोशिश की गई है। तो अब खबर इसी बात को लेकर निकल कर आ रही है कि जो प्रदेश इकाई के द्वारा नाम तय किए गए थे उसको पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दे दी, और यानी कि अब कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। 144 सीटों पर पार्टी पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन जो बाकी बची सीटें हैं उन पर भी अब पार्टी कभी भी सूची जारी कर सकती है। कोशिश इसी बात को लेकर है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इससे नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। इसके अलावा एक और अहम बात जो बैठक से निकल कर आ रही है वो इस बात को लेकर है कि जो उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद यदि कहीं कोई बगावत होता है, कोई विरोध होता है, तो उनके खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का काम करेगी, यानी कि उनके खिलाफ डंडा चलाया जाएगा। एक मैसेज पार्टी की तरफ से देने की कोशिश होगी कि यदि आप पार्टी लाइन के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस बात को लेकर भी सहमति बनी है। इसके अलावा कोशिश इस बात को भी लेकर है कि जो पहली सूची के बाद जो बगावत देखने को मिली थी वो दूसरी सूची के बाद देखने को ना मिले, इसको लेकर समन्वय बनाने की जिम्मेदारी भी तय की गई है कि मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये समन्वय बनाने का भी काम करेंगे ताकि किसी तरीके का गतिरोध दूसरी सूची के जारी होने के बाद सामने ना आए। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहल्ला मानपुर की, जहां पर भाजपा नेता की गोली मार करके हत्या की गई है। घर में घुसकर गोली मारी गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। फिलहाल जांच में पुलिस जुटी हुई है। नक्सली घटना होने की आशंका जताई जा रही है। मामला मोहल्ला मानपुर जिले के औंधी थाना के सरखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। तो भाजपा नेता की गोली मार करके हत्या की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। घर में घुस करके गोली मारी गई है। घर में घुसकर गोली मारी गई है। भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि किन्हीं कारणों से और किसके द्वारा ये हमला किया गया, ये जांच का विषय है। फिलहाल शुरुआती जांच में जो है नक्सलियों पर आशंका जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और चुनाव नजदीक होने से पहले ये बड़ी घटना हो जाती है, बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है। 2009 का मामला याद आ रहा है, तब भी चुनाव नजदीक थे और भाजपा नेता की हत्या हुई थी।
क्या नक्सलियों की सक्रियता माने हम? जी ऋतु, निश्चित ही कह सकते हैं कि लगातार नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम दृष्टया अभी ये बात सामने आ रही है कि किसी अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो पुष्टि नहीं कर रही है कि ये नक्सली घटना से मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बीजेपी नेता हैं जिनकी हत्या की गई है गोली मारकर। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले मानपुर में भी नक्सलियों के द्वारा बीजेपी नेता के घर के सामने पर्चे फेंके गए थे। उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन उस घटना के एक हफ्ते बाद ये घटना सामने आई है जहां अज्ञात लोगों ने एक बीजेपी नेता के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी है। बहरहाल देखना यह होगा कि यह जांच का विषय है और जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये घटना नक्सलियों ने अंजाम दिया है कि इस घटना के पीछे कोई और है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो सकता है और बीजेपी करा सकती है। इसके लिए लगातार संगठन और पार्टी स्तर पर बातचीत भी चल रही है। बीजेपी स्टार प्रचारकों में सबसे ऊपर पीएम मोदी का ही नाम है। प्रदेश बीजेपी चाहती है कि रोड शो से चुनावी फिजा का रंग बदल जाए और माहौल भाजपामय हो जाए। पार्टी इसके लिए लगातार जहां आलाकमान के संपर्क में है, तो वहीं व्यवस्थाओं को लेकर भी जायजा लिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम के संभावित दौरे को लेकर कभी भी अनुमति मिल सकती है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हवा चल रही है। जनता को मोदी पर पूरा भरोसा है। केंद्र की सरकार गांव गरीबों और किसानों की सरकार है। हमारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। जनता परेशान है। एक बार छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम नहीं बनने देंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है, उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है। और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़। कल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। आज कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जो प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए चुनाव प्रचार के मैदान में जोर आजमाएंगे। पार्टी ने जिन लोगों को प्रदेश में प्रचार के लिए स्टार प्रचारक का तमगा दिया है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन, बीवी श्रीनिवास, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा, सुखविंदर सिंह, दीपक बैज, राजीव शुक्ला, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, फूलो देवी, मोहन मरकाम, अलका लांबा, रंजीत रंजन, पीएल पुनिया, चरणदास, शरद पटनायक, सप्तगिरी शंकर उलाका, चंदन यादव, विजय जांगीर, राजेश तिवारी, अजय सिंह यादव, शिवाजी राव मोगो, इमरान प्रताप गढ़ी, राजेश लिलोथिया, शिव कुमार डहरिया, रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम, नंद कुमार साय, शफी अहमद, नेता डिसूजा और प्रदीप जैन आदित्य छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगे। एक
तरफ कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, दूसरी तरफ सीएम बघेल प्रचार के मोर्चे पर डटे हुए हैं, तो वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। सीएम बघेल ने बताया कि पहले चरण के तकरीबन आधे प्रत्याशियों के नामांकन में वो शामिल रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। इस मौके पर सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आजकल माथुर साहब नहीं दिखाई दे रहे, दूसरा चरण आते आते वो भी बदल जाएंगे। इसके अलावा बघेल ने एक बार फिर नगरनार स्टील प्लांट के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। बीस विधानसभा में लगभग 14 विधानसभा के नामांकन में, प्रत्याशियों के नामांकन में मैं उपस्थित था। जबरदस्त उत्साह बस्तर में, चाहे वो राजनांदगांव, सभी जगह काफ़ी उत्साह है। राजनांदगांव जिले के 4, कांकेर के 3, कोंडागांव के 2, जगदलपुर के 3, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, इन सभी विधानसभाओं में उपस्थित था। काफ़ी कुछ उत्साह है। पहले मेरे खिलाफ क्या अफवाह फैलाया है कि दूसरा सीट खोज रहे हैं, गया क्या दूसरे सीट में? मैंने कहा हाईकमान यदि मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं केवल पाटन से लड़ना चाहूँगा, और पाटन से मेरे एप्लीकेशन था और पाटन से मुझे टिकट मिली, ठीक है ना। तो ये अफवाह फैला रहे थे, मतलब जैसे हंटर वाली गई ना, मेघवाल भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वैसे अब माथुर साहब भी वो केवल मनसुख जी भर अभी दिखाई देंगे, पर नहीं चुनाव तक के वो, और कुछ तो नहीं हो जाएगा। प्रथम चरण के बाद कोई दूसरा आ जाए। 5 साल पहले नगरनार के बारे में बोले थे कि स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो वित्त समिति बनती है, उसमें जो लिस्ट बना, सूची बनी, उसमें नगरनार का नाम, उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग आके निरीक्षण कर रहे हैं। 5 बड़े कंपनियां, जिसमें अडानी भी है, वो टीम आके निरीक्षण करके चले गए। अब वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोले नहीं, बस्तर का है तो बस्तर से उठा गुजरात थोड़ी ले जाएंगे इसको, भाई वो बस्तर में ही रहेगा स्टील प्लांट, निजी हाथों में नहीं जाएगा। कल अमित शाह कहा निजी हाथों में नहीं जाएगा, तो इसको जो लिस्ट में था उसको बाहर क्यों नहीं किए? उधर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से बगावत और विरोध का सामना कर रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। रायपुर में जहां रायपुर दक्षिण से 2 दावेदारों ने पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया और अपने समर्थकों से उन्हें जिताने की अपील की। गौरतलब है कि कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदरदास को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद राजधानी रायपुर में पार्टी मुख्यालय के बाहर एजाज डेबर और प्रमोद दुबे के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि रायपुर के महापौर एजाज डेबर ने यहीं से टिकट की मांग की थी, जबकि प्रमोद दुबे भी इसी सीट से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। आज रायपुर में घटे एक रोचक राजनीतिक घटनाक्रम में राम सुंदरदास, एजाज डेबर और प्रमोद दुबे एक साथ नजर आए। दरअसल महंत राम सुंदरदास एजाज डेबर के बंगले पर पहुंचे, जहां प्रमोद दुबे भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद डेबर और प्रमोद दुबे ने अपनी अपनी समर्थकों से महंत जी का समर्थन करने की अपील की। रायपुर दक्षिण सीट पर कांग्रेस में विरोध भले ही थम गया हो, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर बवाल जारी है। इसी कड़ी में आज पामगढ़ से प्रत्याशी शेषराज राजवंश को टिकट दिए जाने का विरोध रायपुर में राजीव भवन पर किया गया। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो चुका है। तभी पामगढ़ जीतेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा इस बार। चला उठावा का कौन होगा? डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव रामानुजगंज के प्रवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विधायक बृहस्पत सिंह के आरोपों पर पलटवार किया। चुनाव की तैयारी 2 दिन में नहीं हो जाती, प्रत्याशी चयनित करने के लिए कई दौर का सर्वे किया जाता है। तो वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बगैर नाम लेते हुए नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी से जिनके जुड़े रहने की भावना है, उन्हें पार्टी आलाकमान का निर्णय मानना चाहिए।
रामानुजगंज प्रवास पर टीएस देव रहे और कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई। लिस्ट जारी होने के बाद जो है उनसे कई सारे सवाल किए गए, मीडिया से वो मुखातिब हुए और कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा प्रत्याशी चयनित करने के लिए सर्वे हुआ था, उसी के आधार पर सभी को टिकट मिला है और जो अपने हैं उन्हें नाराजगी नहीं दिखाना चाहिए और भी कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई। मोहल्ला मानपुर की बात करेंगे। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने बयान भी दिया। बीजेपी नेता की शहादत हुई है। बिरजू तारंग की जो हत्या हुई है यह भी टारगेट किलिंग है। टारगेट किलिंग कर डराने का प्रयास हो रहा है। घर में घुसकर बीजेपी नेता की हत्या हुई और इस पर अरुण साफ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहादत हुई है बीजेपी नेता की। बिरजू तारंग की जो हत्या हुई है वो साजिश के तहत हुई है। टारगेट किलिंग का डराने का प्रयास जो है किया जा रहा है। अरुण साफ ने यह बड़ा बयान दिया है बीजेपी की हत्या पर। बता दें घर में घुसकर बीजेपी नेता की हत्या की गई, उस पर अरुण साफ का बयान आया। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। तो बीजेपी नेता की हत्या हुई है, घर में घुसकर गोली मारी गई है और आशंका ये जताई जा रही थी कि नक्सलियों द्वारा ये साजिश की गई है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, पुष्टि नहीं हुई है। इस पर जरूर बीजेपी नेता द्वारा, अरुण साफ द्वारा बड़ा बयान दिया गया। बोला साजिश के तहत ये किया गया है, घर में घुसकर हत्या हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, डराने का प्रयास लगातार जारी है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।